आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो पहला हम डिस्कस करेंगे वो गोलन हाइट के बारे में है। देखो इंडिया ने क्या किया है, इसमें इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट किया है यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के लिए, क्योंकि इज़राइल ने इसे ऑक्यूपाई किया था 1967 में। तो इंडिया नहीं चाहता कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी किसी के द्वारा एज अ कंट्री का पार्ट बने, तो इंडिया ने इज़राइल के ख़िलाफ़ वोट किया। ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे हम। आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री अन्य योजना के बारे में, प्रधानमंत्री अन्य योजना के बारे में, जो इंडियन एक्सप्रेस पर फ्रंट पेज पर आया है। और डिस्कस करेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन, और एक आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो आप देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं हम। यूएस ब्लेम्स इंडियन ऑफिशियल फॉर प्लॉट अगेंस्ट पन्नू। देखो एक गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उनको क्या किया गया, अभी अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा इंडिया पे आरोप लगाया गया है कि उनको मारने के लिए इंडिया में हाईएस्ट लेवल पर प्लॉट किया गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ये सब गलत बातें हैं, ऐसा हमारे द्वारा नहीं किया गया है। अगर ऐसा कुछ भी है तो हम हाईएस्ट लेवल की एक कमेटी बनाएंगे। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल की कमेटी देखेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ गड़बड़ है और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो यही गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं, देखो पहले आप ये जान लीजिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं ये एक्टिविस्ट हैं। किसके एक्टिविस्ट हैं? ये खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, ये खालिस्तान कंट्री की मांग करते हैं, एक खालिस्तान नेशन अलग चाहते हैं सिखिज्म के लिए। ठीक है, तो ये जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे सिख्स भी जो हैं, सिख हैं, वो इनका अपोज करते हैं। वो कहते हैं इस तरह की एक्टिविटी से क्या होगा, एलियनेशन बढ़ेगा और टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कमेटी जो बनाई है वो इसलिए बनाई है ताकि वो देख सके कि यूएसए के आरोपों में कितनी सच्चाई है। दूसरा आर्टिकल मैंने अभी आपको बताई है कि गोलन हाइट के बारे में है। देखो गोलन हाइट क्या किया गया, आप यहाँ देखो गोलन हाइट क्या किया गया। 1967 की वॉर में, अरब इजराइल वॉर हुई 1967 में। इसमें क्या किया गया, 1967 में गोलन हाइट एक्वायर कर लिया गया, मतलब ऑक्युपाइड कर लिया गया। देखो गोलन हाइट के रिजोल्यूशन में, जो यूनाइटेड नेशन में रिजोल्यूशन आया है, उसमें इजराइल के खिलाफ इंडिया ने वोट दिया है, ये तो एक बात है ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गोलन हाइट पड़ता कहाँ पर है? ये हमारी जो रेखा जाती है उससे कितनी ऊपर पड़ता है, जो मतलब कर्क रेखा जाती है उससे कितनी ऊपर पड़ता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कहते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने लायक होती हैं। देखो इसमें क्या है, गोलन हाइट जो है वो पहले 1967 से पहले सीरिया का पार्ट था। ठीक है, अब सीरिया के बाद 1967 के बाद इजराइल ने इसे ऑक्युपाई कर लिया। तो अक्सर यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा उठता रहता है कि गोलन हाइट इजराइल के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है, तो इसे ज़रूर हर हाल में सीरिया को दे देना चाहिए। तो ऐसी वोटिंग हमेशा उठती रहती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि गोलन हाइट का बॉर्डर किस किस से मिलता है। देखो गोलन हाइट सीरिया का तो पार्ट है ही है, लेबनान से बॉर्डर मिलता है, इजराइल से मिलता है, सी ऑफ गैलीलियो गोलन हाइट और इजराइल के बीच में, ये आपको याद रखना। सी ऑफ गैलीलियो इजराइल और गोलन हाइट के बीच में, और गोलन हाइट का बॉर्डर जॉर्डन से भी मिलता है। ये देखो जॉर्डन रिवर है जो जॉर्डन और इजराइल को अलग करती है। आपको ये सब पता होना चाहिए, ये अच्छे से देख लेना। एरिया अंडर यूनाइटेड नेशन कंट्रोल है ताकि कोई फाइट ना हो। ये लेबनान है, ये इजराइल है, ये सी ऑफ गैलीलियो है, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये सीरिया की राजधानी है दमिश्कस, बहुत एंशिएंट राजधानी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने देखा कि कहाँ पर गोलन हाइट स्थित है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगला आर्टिकल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। देखो क्या हुआ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को क्यों लाया गया। 2020 के करीब आपका कोविड-19 आया, और कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को रोज़गार चले गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इसमें पुअर सेक्शन का उद्धार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020, मतलब कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम। उसमें क्या किया जाता था, जो आपको अन्न मिल रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उसमें से और 5 किलो अन्न प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर।
जैसे जो मान लो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में वाइट राशन कार्ड होता है, येलो राशन कार्ड होता है, ऑरेंज राशन कार्ड होता है, जिसे रेड भी कहते हैं। तो जितना आपको राशन मिल रहा है पुअर सेक्शन को, उस सेक्शन को और 5 किलो राशन एडिशनल प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब 2023 में क्या किया गया, दिसंबर 2023 में इसको 5 साल के लिए और एडिशनल एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 2028 तक ये चलने वाला। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया इसके लिए फूड ग्रेन, और अब तक गवर्नमेंट कितना कॉस्ट का फूड ग्रेन गरीबों तक पहुँचा चुकी है। देखो बेसिक जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें जो पहले वेलफेयर की पॉलिटिक्स थी उसे राइट बेस्ड अप्रोच कहा गया। मतलब ये गरीबों का राइट है कि उन्हें टाइम पे फूड मिलना ही चाहिए, ये वेलफेयर नहीं है, आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच 2013 में कांग्रेस के टाइम में लाई गई। इसमें बेनिफिशरी जो बेनिफिशरी है, जो पुअर सेक्शन है, वो रूरल का 75% लोग इंक्लूड करता है और अर्बन का 50% पॉपुलेशन इस एक्ट में इंक्लूड होती है, जिसमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब पीडीएस के थ्रू जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के यूनिट होते हैं उनके थ्रू क्या दिया जाता है कि सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जाता है। ठीक है, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन इंक्लूड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूपीएससी ऐसे पूछता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 50% से कम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन इंक्लूड होती है, वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। तो 75% रूरल पॉपुलेशन इंक्लूड होती है और 50% अर्बन पॉपुलेशन इंक्लूड होती है। ठीक है, अब ये क्या बताया गया है कि जो ये सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाता है, इसमें इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन इंक्लूड कर ली जाती है। मतलब कि आप 2/3 जो लोग गरीब हैं उनको कहीं ना कहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का फ़ायदा मिलता ही मिलता है। अब इसमें 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। देखो, एक होता है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर। आप याद रखना, यहाँ पर एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए कि जो पॉवर्टी का रेशियो है, मतलब कि कौन किसको वाइट कार्ड मिलेगा, किसको येलो कार्ड मिलेगा, किसको अंत्योदय योजना कार्ड मिलेगा, किसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड मिलेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, ये आप याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कहीं लिखे नहीं होते हैं यूपीएससी में जरूर पूछता है, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। आप इतने आर्टिकल खोज लीजिए, आपको ये नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि 2 कैटेगरी में राशन कार्ड बनाए गए हैं। पहली कैटेगरी क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्डर। अब इसमें क्या है, जो एक चीज़ मैंडेटरी कर दी गई, जो विमेन 18 साल की है या उससे ज़्यादा है, मतलब एल्डेस्ट वुमेन है, जो राशन कार्ड है वो उसी के नाम पे इशू किया जाएगा। ये इसलिए किया गया है, अक्सर देखा गया है मैन के द्वारा राशन लेने के बाद बेच दिया जाता है और गरीब जो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ ये बताई गई है कि एल्डेस्ट विमेन को अगर दिया जाएगा तो शराब में पैसा खर्च नहीं होगा। अब प्रोविज़न क्या है, अंत्योदय अन्न हाउस होल्ड को इंटाइटल किया गया है 35 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन एवरी मंथ रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। आपको 35 किलो राशन दे दिया जाएगा अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड पर। ठीक है, और जबकि प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड पर क्या किया जाएगा कि 5 किलोग्राम पर मंथ दिया जाएगा ईच मेंबर को। मतलब ये ईच मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड में क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन मिलता है वो ईच पर्सन को 5 किलोग्राम पर मंथ मिलता है, और इसमें जितने मेंबर होंगे उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया, रिसेंटली 2023 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को मर्ज कर दिया गया, ताकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा जो एक्स्ट्रा 5 किलो राइस दिया जा रहा है, देखो अंत्योदय योजना के अंदर तो जो दिया ही जा रहा है 35 किलोग्राम, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के अंदर दिया ही जा रहा है 5 किलोग्राम पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, उसके अलावा 5 किलो एबव जो मिलता है, अब इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मर्ज कर दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि आप
आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा प्रोविज़न फॉलो करें, लोगों को परेशान करें पीडीएस सिस्टम पर, आपको ये दिखाना वो दिखाना, ये सब ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ताकि लोगों को मदद मिल सके। देखो पॉलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक पॉलिटी बिकॉज, क्वेश्चन पूछा है इंडिया जो है वो रिपब्लिक पॉलिटी है, उसका क्या रीज़न है। देखो पहला ऑप्शन दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की वजह से रिपब्लिक पॉलिटी है। देयर इज़ अ नो हेरिडिटरी एलिमेंट इन आवर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर फंडामेंटल ह्यूमन राइट, देयर इज़ एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। देखो रिपब्लिक क्या होता है, देखो दो तरह के रिपब्लिक होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मोनार्की वाले, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनार्की बेस्ड और एक होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस रिपब्लिक में क्या होता है, ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। देयर इज़ अ नो हेरिडिटरी एलिमेंट इन आवर पॉलिटी, मतलब इंडिया का जो रिपब्लिक पॉलिटी है उसमें हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं होता। आप देखेंगे प्रेसिडेंट को हम इनडायरेक्टली चूज करते हैं, कोई हेरिडिटरी नहीं है, जबकि यही ब्रिटेन में क्या है, हेरिडिटरी है। वहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम है, वहाँ पर लीनिएज चला आ रहा है कि जो वहाँ का हेड होगा वो मोनार्की होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक मोनार्किकल और एक रिपब्लिकल, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है कि जो किंग होता है उसको हेरिडिटरी पोजीशन मिल जाती है, ठीक है, जबकि जैसे कि ब्रिटेन में इन्होंने एग्जाम्पल बताया। मगर रिपब्लिक में क्या होता है कि स्टेट के द्वारा उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिक्स्ड पीरियड के लिए चूज किया जाता है, जैसे यूएसए, ठीक है। तो कहा गया रिपब्लिक, therefore the term republic in our preamble indicate that India has elected head called the president। हमारे इंडिया में क्या है, जो रिपब्लिक वर्ड आया है उसमें हम इलेक्टेड हेड को लेते हैं, जो कि इनडायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं फिक्स पीरियड के लिए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आप जान लो, रिपब्लिक आल्सो मीन टू मोर थिंग, ठीक है। वन, वेस्टिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। मतलब रिपब्लिक का मतलब है रिपब्लिक, देखो पब्लिक वर्ड आ रहा है और री वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है जो वेस्टिंग इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल में है, मतलब वो वोट देंगे तभी वहाँ की चीज़ें डिसाइड होंगी, वो किंग के द्वारा और सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा नहीं डिसाइड की जाती। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है, किसी भी स्पेशल आदमी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है, सभी के लिए ओपन है, सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो ये इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन था पॉलिटी का, जो बहुत ज़्यादा अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि रिपब्लिक में और आप देखेंगे सॉवरेनिटी में और रिपब्लिक में बहुत क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आप देख लेते हैं अगला आर्टिकल, हम देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल है निसार के बारे में। देखो क्या हुआ, नासा और इसरो ने सिंथेटिक अपर्चर रडार बनाया है। देखो नासा और इसरो, देखो निसार का क्या फुल फॉर्म है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के लॉन्च किया जाएगा और इसको डेवलप किया जा रहा है नासा और इसरो दोनों के द्वारा मिलकर। इसका मेन पर्पस क्या है ये आप नोट कर लेना, बस ये नोट कर लेना किसके द्वारा ये लॉन्च किया जा रहा है और मेन पर्पस क्या है। देखो ओवरऑल ये अर्थ की डायनामिक्स पर नज़र रखेगा, हर बार में दिन ये अर्थ पर देखेगा कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। देखो कार्बन स्टोरेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वुडेड प्लांट, एग्रीकल्चर, वेटलैंड, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट आप शायद नहीं जानते होंगे, परमाफ्रॉस्ट वो लोकेशन होती है जहाँ पर ज़मीन की बर्फ़ के अंदर ज़मीन कतई एकदम परमाफ्रॉस्ट होती है, मतलब बर्फ़ की तरह होती है, जमी होती है, ठीक है, ये परमाफ्रॉस्ट कहलाता है, मतलब एकदम जब परमानेंट जमी हुई ज़मीन, ठीक है। अब आइस शीट और क्लाइमेट चेंज, मतलब यही बात बताई गई है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पड़ रहा है, आइस शीट कैसे रिमूव हो रही है, ये हमारे निसार जो अपर्चर रडार है इसके द्वारा देखा जाएगा। इसे लॉन्च किया जाएगा 2024 में, नासा और इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको लॉन्च किया जाएगा GSLV Mark 2 व्हीकल से, ठीक है। ये इसरो का लॉन्च व्हीकल है जिसका हम अक्सर सैटेलाइट लॉन्च करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगा ताकि अच्छे से
पूरी अर्थ पर नज़र रख सके। मिशन का जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है, 3 साल तक ये वर्क करेगा और एवरी 12 डे में ये देखेगा कि किस तरह से हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि प्लेनेट में किस तरह के इकोसिस्टम में चेंज हो रहे हैं, आइस मास, वेजिटेशन, बायोमास, सी लेवल, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हजार्ड किस तरह से चेंजेस ला रहे हैं। ये निसार जो आप रडार देख रहे हैं ना, ये बहुत दिनों से चर्चा में है, आज तक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आप इसे 2-3 साल से अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस किया, हमने निसार के बारे में जाना, प्रधानमंत्री अन्न योजना के बारे में जाना, और हमने ये आर्टिकल जाना गोलन हाइट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज थे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, DM कीजिए हमें डायरेक्ट, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।